हे गाइस व्हाट्सअप। 800 पेज को खंगालने के बाद आप तो देखता रहेगा टाटा कैपिटल का आईपीओ का वीडियो लाया है। ये लगभग 10 से 15 मिनट रहने वाला है, तो आप लोगों का मुझे चाहिए पूरा अटेंशन। अगर आप मार्केट को जानना चाहते हो, टाटा कैपिटल को जानना चाहते हो, तो वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए है। तो दोस्तों, 2025 का आईपीओ सीजन एकदम गर्म है और इस साल का सबसे ज्यादा डिस्कस हुआ हुआ आईपीओ दैट इज टाटा कैपिटल लिमिटेड। टाटा ग्रुप की एनबीएफसी फाइनली स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने जा रही है और इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा कैपिटल का बैकग्राउंड, हिस्ट्री, फाइनेंशियल, जीएमपी, कंपेटिटर्स और फ्यूचर आउटलुक के बारे में। दोस्तों, कुल मिला के 800 पेज को खंगालने के बाद हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो अगर आप फाइनेंस, इन्वेस्टिंग या आईपीओ में इंटरेस्टेड हो तो वीडियो आपको एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये आईपीओ सिंपल नहीं है, एक बड़े ट्रेंड का सिग्नल है। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले बैकग्राउंड की, हिस्ट्री की। टाटा कैपिटल टाटा ग्रुप की एक फ्लैगशिप फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है। इसका इनकॉर्पोरेशन हुआ था 2007 में और आज ये इंडिया की लीडिंग एनबीएफसी में से एक है। ये कंपनी रिटेल लोन, होम लोन, एसएमई फाइनेंस, पर्सनल लोन और वेल्थ मैनेजमेंट जैसे मल्टीपल सेगमेंट में काम करती है। टाटा सन के पास अभी लगभग 93% स्टेक है कंपनी में। अब यह सवाल है, आईपीओ क्यों? आरबीआई ने अपर लेयर एनबीएफसी को लिस्ट होने का मैंडेट दिया था और टाटा कैपिटल ने अपॉर्चुनिटी ली रेगुलेटरी कंप्लायंसेस और कैपिटल रेस करने के लिए। अब सेबी ने आईपीओ को 2025 में अप्रूवल दिया था और टाटा ग्रुप की एक और मेजर लिस्टिंग इवेंट बन गया। आपको लास्ट 20 साल के बाद ये दूसरी ऐसी आईपीओ है जो कंपनी लाने वाली है। अब बात करते हैं आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। इशू का साइज लगभग 17,200 यानी 17,200 करोड़ है, विच इज हैविंग फ्रेश इशू एंड ओएफएस। फ्रेश इशू का मतलब है कंपनी नए शेयर्स बनाकर पैसा जुटाने भी वाली है, यानी पैसे कुछ कंपनी को भी मिलेगा। और ओएफएस का मतलब होता है पुराने इन्वेस्टर अपना माल बेच के निकल रहे हैं। फ्रेश इशू होने वाला है लगभग 21 करोड़ शेयर्स का और ओएफएस होने वाला है लगभग 26 करोड़ शेयर्स का। प्राइस बैंड जो सेट हुआ है वो 310 रुपए से लेकर 326 रुपीज पर शेयर है। इसकी फेस वैल्यू 10 रुपए बन के आती है। आईपीओ का मेन पर्पस है टीयर 1 कैपिटल बढ़ाना, बैलेंस शीट को स्ट्रांग बनाना और फ्यूचर लेंडिंग को एक्सपांड करने के लिए कंपनी फंड रेज कर रही है। पोस्ट आईपीओ टाटा सन का स्टेक थोड़ा डाइल्यूट तो होगा, बट लेकिन कंट्रोल टाटा ग्रुप के पास ही होगा। Now let's talk about the financial performance of the company. ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंपनी के नंबर्स ही कंपनी के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। FY 2025 की बात करूं, टाटा कैपिटल का टोटल इनकम अराउंड 28,370 करोड़ है। और अगर मैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूं, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूं, इट इज अराउंड 3,655 करोड़। नेटवर्थ में इसका क्या ही कहना, 32,588 करोड़ की कंपनी है। ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर 9.3। नेट एनपीए, एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, विच इज अराउंड 0.98%, बहुत ज्यादा हेल्दी है। एनबीएफसी या लेंडिंग बिजनेस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हम पैसे दे तो देते बट पैसे वापस ले नहीं पाते। तो 0.98% अगर एनपीए है तो ये बहुत ही हेल्दी साइन है। अगर मैं आरओई की बात करूं या रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूं, इट इज 12.6%। अगर आप किसी भी तरीके से आरओई का मतलब नहीं जानते हो, या जैसे कि मैं बोल रहा हूं आरओए यानी रिटर्न ऑन एसेट्स 1.8%, अगर आप इस वर्ड के मतलब नहीं जानते तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मैं आरओई कैसे पढ़ते हैं, कैसे एनालिसिस करते हैं, इस सब के बारे में वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज मुझे आपको स्टॉक मार्केट का फाइनेंशियल्स को रीड करने का मास्टर बनाना है। अब बात करते हैं पिछले 3 सालों में कंपनी का जो लोन बुक है वो 35% प्लस सीएजीआर से ग्रोथ हो रहा है, अगेन अ गुड साइन। अब अगर मैं बात करूं बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस जैसे पीयर कंपैरिजन में मार्जिन थोड़े कम है। ठीक है, अगर मैं कंपैरिजन करूं पीयर कंपैरिजन से, इनके मार्जिन थोड़े कम है, लेकिन ग्रोथ और स्केल में टाटा कैपिटल फास्ट कैचअप मोड में है।
अब आईपीओ के बाद जो फ्रेश कैपिटल आएगा, फंडिंग कॉस्ट कम होगी। अब आपको शायद पता होगा एनबीएफसी का सिंपल मोटा बिजनेस होता है पैसे लेना और पैसे देना। अगर पैसा लेना सस्ता हो जाता है तो वो जो भी पैसा देकर कमाएगा वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगा, यानी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव की संभावना है। बात करते हैं जीएमपी की। जीएमपी का मतलब होता है ग्रे मार्केट प्रीमियम। ये बताता है भैया मार्केट में स्टॉक का मूड और माहौल कैसा है। लिस्टिंग की बात करूं, लिस्टिंग के पहले टाटा कैपिटल का जीएमपी अराउंड चल रहा है 12 टू 15 रुपीज पर शेयर। मतलब अगर ये प्राइस बैंड 326 है तो एक्सपेक्टेड लिस्टिंग अराउंड 338 से 340 के आसपास हो सकता है। याद रखना, जीएमपी इज जस्ट एन इंडिकेटर। जीएमपी देखकर आपको कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना होता है। सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो अच्छे खासे सब्सक्रिप्शंस आए हैं, यानी इन्वेस्टर डिसेंटली इंटरेस्ट ले रहे हैं, ना ही बहुत ओवर हाइप्ड है और ना ही बहुत ज्यादा डल। ऑलरेडी आईपीओ खुल चुका है, जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूं आईपीओ खुल चुका है। आईपीओ जब खुल गया है तो आईपीओ बंद कब होगा, आप देखोगे तो 8 अक्टूबर को बंद होगा। 8 अक्टूबर को बंद होगा। ये वीडियो 7 तारीख को लाइव होने वाला है। तो जीएमपी से क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि ये मॉडरेट लिस्टिंग गेन दे सकती है। अगेन ये कि कोई भी किसी भी तरीके का आप लोग को एडवाइस नहीं है, इट जस्ट जो जीएमपी बता रहा है कि इतना हो सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप टाटा कैपिटल को देख रहे हो तो आपको इसके कंपेटिटर्स पे ध्यान देना जरूरी है और उनका पोजीशनिंग क्या है। मैं अगर बड़े बड़े एनबीएफसी की बात करूं, सबसे जायंट बजाज फाइनेंस की बात करूं, एक बेंचमार्क प्लेयर है, स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी है। अगर मैं श्रीराम फाइनेंस की बात करूं, वाइड नेटवर्क है और इनका सबसे खास बात श्रीराम फाइनेंस का, इनकी रूरल पेनिट्रेशन नेक्स्ट लेवल है। एक और इनके कंपेटिटर है एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज। इनके पीछे एचडीएफसी बैंक का बैक्ड है, तो भैया आपको कस्टमर जुटाने में इनको ज्यादा तकलीफ नहीं होती। एक और बहुत बड़ा जायंट है एल&टी फाइनेंस। इनके पास तो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। तो मैंने जो भी पीयर्स का नाम बताया, बजाज, श्रीराम, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज या एल&टी फाइनेंस, ये सब अपने आप में एक धुरंधर है। अगर कंपैरिजन में टाटा कैपिटल की आरओई की बात करूं तो थोड़ा कम है, लेकिन ब्रांड स्ट्रेंथ और डाइवर्सिफाइड बिजनेस इसे लॉन्ग टर्म एडवांटेज जरूर देती है। कंपनी के कुछ मेजर स्ट्रेंथ्स की बात करते हैं जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि टाटा कैपिटल कैसा है। नंबर 1, इनके पास एक स्ट्रॉन्ग टाटा ब्रांड ट्रस्ट है। रिटेल प्लस एसएमई प्रेजेंस है। इन लोग कुछ सालों में, जब इनकी मैं पूरी डीआरएचपी पढ़ रहा था, इनकी मैंने आरएचपी भी पूरी तरीके से पढ़ी, मुझे ये समझ में आया कि इनकी डिजिटल लेंडिंग पुश एक नेक्स्ट लेवल, यानी इन लोग अपने क्लाइंट्स, इन लोग अपने कस्टमर्स डिजिटल तरीके से जुटा रहे हैं। इट्स अ गुड थिंग, बिकॉज आने वाला जमाना पूरा डिजिटल होने वाला है। तो अगर इस तरीके से फंड्स आएंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। एक और चीज है जो टाटा कैपिटल को थोड़ा अलग बनाती है, वो है इनका लो एनपीए। इनका एनपीए कम है, जो मैंने जस्ट आपको बताया। लेकिन अच्छी बात के साथ साथ, जैसे कॉइन के दो पहलू होते हैं, थोड़ी बुरी बात भी, थोड़े चैलेंजेस भी है जो आप लोग को पता होना चाहिए। दैट इज राइजिंग कंपटीशन। कॉस्ट ऑफ फंड्स इज ऑलवेज अ थिंग, क्योंकि एनबीएफसी पैसा लेकर पैसा आपको देगा, तो कॉस्ट ऑफ फंड्स पे हमेशा ध्यान रखना है। और इससे रिलेटेड है मार्जिन पे प्रेशर, बिकॉज कॉस्ट ऑफ फंड्स और मार्जिन एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट कॉन्सेप्ट है। अगर कॉस्ट ऑफ मार्जिन बढ़ेगा तो मार्जिन घटेगा, और रेगुलेटरी रिस्क तो है ही। अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं, यस, टाटा कैपिटल के पास शक्ति है कि एनबीएफसी लीडर बने, बट हम लोग को देखना है क्या वैल्यूएशन वाइज ठीक है कि नहीं, आउटलुक कैसा है जानते हैं। अगर मैं अपर बैंड की बात करूं, दैट इज 326, टाटा कैपिटल जो पीई आ रहा है, दैट इज प्राइस टू अर्निंग, इज अराउंड 32 टू 34x आता है, यानी प्रीमियम वैल्यूएशन है। लेकिन ब्रांड के वजह से, स्केल की वजह से एनालिस्ट बोल रहे इट इज डेफिनेटली जस्टिफाइबल। ठीक है, एनालिस्ट ये बोल रहे कि लॉन्ग टर्म के लिए फिनटेक का जो इंटीग्रेशन होगा, ग्रीन फाइनेंस, सस्टेनेबल प्रोजेक्ट। ग्रीन फाइनेंस का मतलब होता है कि आप पैसे दे रहे हो, एनबीएफसी पैसा दे रहा है ग्रीन प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए। तो एनालिस्ट ये मानते हैं कि लॉन्ग टर्म बेट ये हमेशा से अच्छा रहेगा। ठीक है, बिकॉज इनके पास फिनटेक इंटीग्रेशन फ्यूचर में आएगी, ग्रीन फाइनेंस का इनके पास अपॉर्चुनिटी है। बट जैसे मैंने आपको बोला है, हर कॉइन के दो पहलू है, रिस्क भी इसके अंदर है और होगा भी। जैसे कि एसेट क्वालिटी अगर नीचे आता है, बिकॉज मैक्रोज नीचे आ गए, मैक्रो नीचे आ जाते हो तो ऑटोमेटिकली एसेट क्वालिटी खराब होगी।
अगर इंटरेस्ट रेट में किसी भी तरीके का फ्लक्चुएशन आएगा, इनका ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी पे अल्टीमेटली प्रॉब्लम आएगा। इंटेंस कंपटीशन है, मैंने आपको बड़े-बड़े 30 मार खा बताया कि बहुत बड़े-बड़े कंपैरेटर्स हैं। बट लेकिन टाटा कैपिटल एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड ज़रूर है, ठीक है? ग्रोथ कॉम्बो है, तो आप लोग इसको देख सकते हो। इट्स अ वेरी गुड आईपीओ। मैंने बहुत सारी डिटेल्स दी है, जैसे कि मैं अगर इसको समरी कर दूं, स्ट्रॉन्ग ब्रांड, स्टेबल नंबर्स, मॉडरेट जीएमपी, बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं है, बट हाँ लॉन्ग टर्म हाई पोटेंशियल है, और अगर रिस्क बराबर से मैनेज किया तो ग्रोथ विजिबिलिटी है। तो शॉर्ट टर्म में लिस्टिंग गेन बिल्कुल हो सकता है, बट लेकिन रियल वैल्यूएशन आप लॉन्ग टर्म में कमा पाओगे। अगेन ये कोई सजेशन नहीं है, आप लोग इन डिटेल रिसर्च जरूर करिए। ये जो डीआरएचपी आप मेरे को, मैं आपके पीछे लगा रहा हूं, 800 पेज की डीआरएचपी है, ये 800 पेज की डीआरएचपी प्लस आरएचपी, मैंने दोनों भी पढ़ लिया। आपके पीछे जो मैंने लगा ये आरएचपी, जिसके अंदर सारे डिटेल्स है जो भी मैं बता रहा हूं आप लोगों को। वॉल्यूम ग्रोथ की बात कर लो या कितना परसेंटेज शेयर अगर मैं बात कर लूं, तो इन फ्यूचर वाइज अगर आप लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और एनबीएफसी सेक्टर समझते हो, डेफिनेटली आपको टाटा कैपिटल देखना चाहिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आप इस आईपीओ में सब्सक्राइब करने वाले हो कि नहीं। एंड अगर वीडियो यहां तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर कर दो। आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हो प्लीज मुझे बता दो, बिकॉज हम ऐसे रोज के रोज कंटेंट लाने का प्लान कर चुके हैं। यस, वीडियो को प्लीज सबके साथ शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो, ये आपके लिए फ्री है, बट मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प होती है। प्लीज इस वीडियो को सबके बीच में शेयर कर दो। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। एंड फाइनेंस की जर्नी हम ऐसे ही साथ में कंटिन्यू करते रहेंगे। बाय गाइस।